गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन के डिस्कशन में अभी तक हमने 120 क्वेश्चन पीआर यादव की बुक से सोल्व कर लिए हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक, यानी कि आज के सेशन के 10 क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। तो देखिए, द नर्स एडमिनिस्टर्स एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू ए न्यूबॉर्न। एक नर्स है जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रही है विटामिन के का। तो दोस्तों, विटामिन के इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है, ये भी इसने श्योर किया है। विटामिन के टू ए न्यूबॉर्न, द पर्पज ऑफ द इंजेक्शन इज टू। क्या पर्पज है, क्यों दे रही है विटामिन के का इंजेक्शन वो इंट्रामस्कुलरली? तो देखिए, प्रमोट प्रोलिफेरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा, मेंटेन द इंटेस्टाइनल फ्लोरा काउंट, स्टिमुलेट विटामिन के प्रोडक्शन इन द बेबी, एंड लास्ट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज इस्टाब्लिश। तो दोस्तों, अपन ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको उसमें जो है जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा प्रोड्यूस नहीं होता है जब तक कि वो ओरली कुछ खाना ले। ठीक है, तो ओरली जब तक नहीं होगा तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो इस्टाब्लिश नहीं होगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, विटामिन के देना होता है ताकि जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो सके। तो इसलिए सही आंसर जो है वो है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज इस्टाब्लिश। जब तक इंटेस्टाइनल फ्लोरा इस्टाब्लिश नहीं हो जाती तब तक विटामिन के क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स को सीक्रेट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर गोज टू आंसर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 122, एक्सेस ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न क्योज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट लगा है दोस्तों, इसको स्किप नहीं करना है आपको, ये ज़रूर देखना है कि एक्सेस ऑफ विटामिन के का एक्सेस अगर हो रहा है किसी न्यूबॉर्न में तो वो क्या कंडीशन क्योज करेगा। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या कंडीशन क्योज करेगा? एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के। ठीक है, तो देखिए, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, वोमिटिंग, हाइपर बिलिरुबिनेमिया एंड हीमोडायलाइसिस। तो दोस्तों, विटामिन के जो है वो एक्सेसिव दे रहे हैं तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज क्योज नहीं करेगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी क्योज नहीं करेगा क्योंकि ये इसके स्वभाव के विपरीत है। विटामिन के तो ब्लीडिंग को रोकता है, तो ये क्या नहीं करेगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज क्योज नहीं करेगा। बाकी जैसे वोमिटिंग है वो करवा सकता है, इसके अलावा हीमोलाइटिक रिएक्शंस है मतलब हीमोडायलाइसिस है वो करवा सकता है, और हाइपर बिलिरुबिनेमिया है ये भी करवा सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हीमोडायलाइसिस होगा तो बिलिरुबिन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कौन सा क्योज नहीं करेगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज क्योज नहीं करेगा, कंडीशन क्योज नहीं करेगा, इसलिए राइट आंसर गोज टू आंसर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 123, द प्रोसीजर द नर्स वुड यूज टू सक्शन ऑन ए न्यूबॉर्न बेबी वुड बी। एक प्रोसीजर है जो न्यूबॉर्न बेबी का जो सक्शन करेगी एक नर्स, वो कैसा प्रोसीजर होना चाहिए? चाहे पहले नोज से होना चाहिए या माउथ से होना चाहिए या साइमल्टेनियसली नोज और माउथ से होना चाहिए या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट सक्शन द माउथ, फर्स्ट सक्शन द माउथ।
नर्स क्या करेगी, सबसे पहले माउथ का सक्शन करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, माउथ का सक्शन करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर गोज टू आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है। ए मदर हु इज ओ, ओ मतलब यहाँ ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ओ आर एच पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप के साथ में आर एच का भी बता रखा है इसने, आर एच पॉजिटिव, गिव्स बर्थ एट 10 AM, सुबह के 10 बजे एक बच्चा को जन्म देती है, विद बी, बी मतलब ब्लड ग्रुप बच्चे का, आर एच नेगेटिव ब्लड, आर एच नेगेटिव ब्लड, द सेम डे एट मिडनाइट, उसी दिन रात्रि को, एग्जामिनेशन द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न अपीयर्स येलो, उसी दिन रात को, सुबह 10 बजे बच्चे को जन्म दिया, उसी दिन रात को बच्चे की जो स्किन है वो पीली पड़ गई है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट लाइकली क्योज, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सबसे ज़्यादा कारण हो सकता है, नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा कारण सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी, नियोनेटल सेप्सिस, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी एंड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो जो दोस्तों नीचे से देखते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो क्या होता है, 24 आवर्स के बाद में होता है, विद इन 24 आवर्स में होता है, तो पैथोलॉजिकल कारण है। और यहाँ पे क्या है, 10 बजे बच्चा जन्मा है और रात को, मतलब विद इन 24 आवर्स का टाइम दिया है, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 24 आवर्स के अंदर जॉन्डिस हो रहा है तो वो तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको कट कर देते हैं, ये तो हो ही नहीं। आर एच इनकम्पेटेबिलिटी दोस्तों, क्योंकि मदर पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ चांस नहीं बनेगा आर एच इनकम्पेटेबिलिटी का। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट नियोनेटल सेप्सिस। नियोनेटल सेप्सिस दोस्तों, इसमें सेप्सिस जैसे कुछ दिए नहीं साइन सिम्टम कि यहाँ सेप्सिस हो रहा है। ठीक है, जैसे फीवर है, चिल्स है, या कुछ और प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, ऐसा कुछ दिखाया नहीं इसने, तो इसलिए अब जो ऑप्शन बचता है अपने पास में वो बचता है दोस्तों एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, क्योंकि ऐसे ये कब होती है, ये एक प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स है। ये कब होते हैं, मोस्ट कॉमनली किन पीपल में होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग किन लोगों में होते हैं, ये जो ओ ग्रुप टाइप के हों, जिनका ओ ग्रुप टाइप हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे मदर जो है ओ ग्रुप है और बच्चा जो है बी ग्रुप का है, मदर ओ है और बच्चा बी ग्रुप का है, इसलिए ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी हो गई है और यही मोस्ट कॉमन कारण है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर ए, आंसर ए पे लॉक कर दीजिए, आंसर ए सही है। ठीक है, चलिए इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कम होना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कम होना। इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की बात आई है तो ज़रूर ही जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद करना होगा कि न्यूबॉर्न में हाइपोग्लाइसीमिया या नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि अडल्ट में अपन याद कर लेते हैं लेकिन न्यूबॉर्न में भी अपन को याद करना होगा। तो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन, अगर बच्चे को एक न्यूबॉर्न को 28 दिन तक के बच्चे को अगर 28 दिन तक के बच्चे को अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो क्या देंगे। तो दोस्तों देखिए ऑप्शंस, हनी नहीं देंगे, हनी नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि हनी में क्या होता है, हनी में जो होता है, हनी में कई बार एक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, स्पेसीज है एक तरीके से, तो वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बोटुलिनम स्पोर्स होते हैं इसमें, तो ये क्लोज कर सकते हैं। वाटर जो है, वाटर पानी तो देंगे नहीं, बच्चा जो है 28 दिन का है बच्चा, तो उसमें क्या करेंगे, न्यू बॉर्न है,
तो इसमें वाटर नहीं देंगे, ठीक है, पानी नहीं पिलाएंगे उसको, ठीक है। उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं अपन, 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इसमें ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, तो इसलिए पानी भी नहीं पिलाएंगे, शहद भी नहीं देंगे, जूस भी नहीं देंगे। तो पानी नहीं दे रहे तो जूस भी नहीं देंगे, तो बचा ऑप्शन अपने पास में ग्लूकोज, तो उसको क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ग्लूकोज, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है दोस्तों। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइपोग्लाइसेमिया है, तो हाइपोग्लाइसेमिया आ गया तो यहाँ पे दिमाग में अपने जो है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल भी आ जाना चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया जहाँ पे आ गया वहाँ पे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल भी आना चाहिए। और बच्चा जो होता है उसमें 1 दिन का जो बच्चा होता है उसमें नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है दोस्तों 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 1 दिन का जो बच्चा होता है दोस्तों, 1 दिन के बच्चे में 40 से लेके 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज होता है जो कि नॉर्मल होता है। और 1 डे के बाद में जो बच्चा होता है, मतलब 1 दिन से ज़्यादा का अगर बच्चा हो गया तो उसमें 50 to 90 मिलीग्राम, 50 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल ब्लड शुगर होता है। तो नॉर्मल ब्लड शुगर ऑफ ए 1 डे बेबी इज 40 to 60 mg पर डेसीलीटर। और 1 दिन से ज़्यादा का बच्चा है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो नॉर्मल 50 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। ये आपको एडिशनल नॉलेज है, ये आपको रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में रहे। तो सही आंसर इसका आंसर सी है। चलिए, ए टर्म बेबी, एक टर्म बेबी है। टर्म बेबी आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, 40 वीक पे वो गेस्टेशन पे हुआ है, 37 से लेके 40 वीक तक के गेस्टेशन पे एक बेबी हुआ है तो उसको टर्म बेबी बोलेंगे। विच हैव हाइपोग्लाइसमिया, एक टर्म बेबी है जिसको हाइपोग्लाइसमिया हो गया है। ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी, ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी कितना होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा, तो अभी मैंने डिस्कस किया है। ब्लड ग्लूकोज लेवल 1 दिन से ज़्यादा के बच्चे में 50 से 90 होता है, और 1 दिन का बच्चा होता है वहाँ पे कितना होता है, 1 दिन का जो बच्चा होता है उसमें 40 से 60 होता है। तो देखिए 50 से 90 या 40 से 60 के बीच का रेशियो दिया है कि यहाँ पे दिया है लेस देन 50 mg पर डेसीलीटर, तो यही राइट आंसर जाएगा, लेस देन 50 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर डी। चलिए, मैन क्योज ऑफ हाइपोग्लाइसमिया इनटू न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में हाइपोग्लाइसमिया होने का क्या कारण है, मुख्य कारण। मैन क्योज का मतलब है मुख्य कारण क्या है, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या है न्यूबॉर्न में हाइपोग्लाइसमिया होने का। तो दोस्तों न्यूबॉर्न में हाइपोग्लाइसमिया होने का एक ही कारण है, क्योंकि लीवर कमज़ोर है, इमेच्योर है, कमज़ोर नहीं इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ है लीवर, इसलिए मुख्य कारण जो है हाइपोग्लाइसेमिया होने का, हाइपोग्लाइसेमिया होने का मुख्य कारण जो है वो है इमेच्योर लीवर, इमेच्योर लीवर, ठीक है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर सी, ठीक है। इसलिए आंसर सी सही होगा, क्योंकि इमेच्योर लेवल है, इमेच्योर लीवर है, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी। द सीक्वेंस स्टेप्स फॉर नियोनेटल रिससिटेशन, एक सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं नियोनेटल रिससिटेशन के लिए, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सीक्वेंशियल जो स्टेप है वो क्या है नियोनेटल रिससिटेशन के लिए दोस्तों। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ए फॉर एयरवे क्लियरेंस, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन एंड टी फॉर टेम्परेचर। ABCD, क्या ये सही सीक्वेंस है? ए फॉर एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, एयरवे, सर्कुलेशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। दोस्तों ये जो स्टेप है वो राइट स्टेप होगा। सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके बाद में एयरवे क्लियरेंस करना है,
ठीक है। उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन देखना है, ठीक है, सॉरी ब्रीथिंग देखना है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं, ब्रीथिंग देखना है, उसके बाद में सर्कुलेशन देखना है, ठीक है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर डी। देखिए टेम्परेचर मेंटेन करना है, एयरवे क्लियरेंस करना है, उसके बाद में ब्रीथिंग करना है, और ब्रीथिंग का देखना है, उसके बाद में सर्कुलेशन देखना है। तो ये सही आंसर होगा TAPC, टेम्परेचर, एयरवे क्लियरेंस, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो राइट आंसर गोज टू आंसर डी, ठीक है। चलिए, द डाइल्यूशन ऑफ एड्रेनालिन यूज्ड इन नियोनेटल रिससिटेशन, नियोनेटल रिससिटेशन के लिए एड्रेनालिन यूज कर रहे हैं, उसका डाइल्यूशन, सही डाइल्यूशन क्या होगा? तो दोस्तों डाइल्यूशन जो है वो होगा, सही डाइल्यूशन 1:10,000, 1 के अनुपात 10,000 जो है वो सही डाइल्यूशन होगा। जो रिकमेंडेड डोज होती है दोस्तों वो होती है 0.01 से लेके 0.03 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, ठीक है। तो ये इसका एक रिकमेंडेड जो डोज होती है एड्रेनालिन की, ठीक है। जो वो इसमें अनुपात में पूछा है, डाइल्यूशन पूछा है, तो इसमें अनुपात जो है वो होगा 1:10,000, 1:10,000 राइट आंसर जाएगा। तो आंसर डी इज राइट, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नॉर्मली जो रिकमेंडेड डोज होती है एड्रेनालिन की बच्चे में वो होती है 0.01 to 0.03 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, ओके। चलिए, आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, एट 10 hours ऑफ एज एन इन्फेंट हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस, 10 घंटे हो गए एज के जन्म लिए हुए बच्चे में बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस है, एंड बिकम साइनोटिक, और साइनोटिक हो गया है। साइनोटिक क्या है दोस्तों? लिविस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन म्यूकस, ये साइनोटिक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज़ के पास में, तो वो साइनोटिक है। तो द लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड बिकम साइनोटिक, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर अगर मान लो किसी पीडियाट्रिक यूनिट में काम कर रहे हैं और 10 आवर्स का बच्चा है, नियोनेटल यूनिट में काम कर रहे हैं, सॉरी पीडियाट्रिक नहीं, नियोनेटल यूनिट में काम कर रहे हैं, 10 आवर्स का बच्चा है जो कि लार्ज अमाउंट उसका म्यूकस है और साइनोटिक हो गया है, तो आपका क्या करोगे सबसे पहले? व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे सबसे पहले? क्या उसको ऑक्सीजन दोगे? क्या उसका सक्शन करोगे? क्या उसके एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दोगे 10 दिन के बच्चे पे? या रिकॉर्ड द इंसिडेंट, या जो इंसिडेंट है उसको रिकॉर्ड कर लोगे? तो क्या करोगे सबसे पहले दोस्तों? लार्ज अमाउंट में म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, देखना यहाँ पे क्वेश्चन में लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस हो रहा है, उसके बाद में वो क्या हो रहा है? साइनोटिक हो रहा है। तो लार्ज अमाउंट म्यूकस होगा तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपन को ऑब्स्ट्रक्शन हटाना है। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन हटाएंगे तो क्या करेंगे अपन? सक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सक्शन करेंगे। सक्शन करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन हटेगा, जिससे एयरवे क्लियरेंस होगा, पेटेंट होगा एयरवे, और जिससे ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी। तो साइनोसिस है जो साइनोटिक जो है कंडीशन, वो भी ठीक हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपन को सक्शन हटाना है। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, सक्शन करना है, म्यूकस हटाना है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन अपन एडमिनिस्टर करेंगे, सेकंड ऑप्शन है ये। लेकिन पहले सबसे पहले जो म्यूकस क्रिएट हो रहा है उसको अपन सक्शन कर लेंगे, ताकि एयरवे जो है पेटेंट रहे और एयरवे क्लियरेंस रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपन करेंगे सक्शन, ठीक है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर बी। तो दोस्तों आज के सेशन के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही कंसंट्रेशन से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, देखा होगा, इनका रेशनल देखा होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।